हाँ जी, लास्ट क्लास में आपने क्या देखा था सर? हम अब तक तो वैसे शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम इक्विटी प्लान पढ़ रहे हैं। इक्विटी प्लान के अंदर हमने पहले सब ये डेफिनेशन जान ली थी। ग्रांट डेट क्या होता है, वेस्टिंग डेट क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होता है, वेस्टिंग कंडीशंस क्या होती है, वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, फेयर वैल्यू क्या है, ठीक है ना, एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या चीज है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, ये सब अपन ने देखा था। फिर हमने एंट्रीज भी जान ली थी इक्विटी प्लान के अंदर कि एंट्रीज कैसे होनी है। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन भी जान ली थी कि अगर एम्प्लॉयज सेम बने रहेंगे तब तो बड़ा आसान है, एसएलएम बेसिस पे हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयज चेंज हो रहे हैं हर साल तो फिर क्या होगा, फिर वो क्यूमुलेटिव करना पड़ता है और क्यूमुलेटिव में से प्रीवियस ईयर तक का लेस कर देना होता है तो करंट ईयर का आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा था एम्प्लॉयज आखिर क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे और एम्प्लॉयज को कैसे कैलकुलेशन में लेके आना है, अपने एम्प्लॉय एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन में एम्प्लॉयज की कैलकुलेशन कैसे करनी है। इसके लिए अपने कहा था लेटेस्ट एस्टिमेट लेना है और लास्ट में क्या लेना है अपने को, एक्चुअल डेटा लेना ही होता है। अब लेटेस्ट एस्टिमेट में अगर एब्सोल्यूट मैनर में दे रखा है कि कितने छोड़ के गए, कितने और छोड़ जाएंगे वगैरह, तो वैसा ठीक है। और परसेंटेज में दे रखा हो तो फिर परसेंटेज को कंसिडर करना है, फिर एक्चुअल लेफ्ट को कंसिडर नहीं करना है, चाहे परसेंटेज रिटेंशन गिवन हो चाहे परसेंटेज डिपार्चर गिवन हो। फिर उसके बाद हम आ गए थे वेस्टिंग पीरियड के डिटर्मिनेशन में। मैंने कहा वेस्टिंग पीरियड का डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है सर्विस कंडीशन है या परफॉर्मेंस कंडीशन है। सर्विस कंडीशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने टाइम आप काम करेंगे हमने पहले से डिसाइड कर रखा है, हम आपको शेयर दे देंगे। तो वही जो पीरियड होगा जितने टाइम बाद आपको पहले से डिसाइडेड था ग्रैंड डेट पर, कितने टाइम बाद हम आपको शेयर्स दे देंगे, आ जाना शेयर ले जाना, दैट इज द वेस्टिंग पीरियड। तो वेस्टिंग पीरियड क्या होगा, प्री डिसाइडेड होगा एट ग्रैंड डेट। लेकिन अगर परफॉर्मेंस कंडीशन है तब तो ये होगा ना कि भाई आप परफॉर्म करोगे तो आपको शेयर्स मिलेंगे, कंपनी में तो बना ही रहना है, सर्विस कंडीशन तो है ही, प्लस टारगेट परफॉर्मेंस, हाँ वो भी करना है आपको, कंडीशंस भी पूरी करनी है परफॉर्मेंस वाली भी। तो ऐसे केस में मैंने कहा था कि फिर डिटरमाइन करना पड़ेगा डिटर्मिनेबल। अब डिटरमाइन करना पड़ेगा तो उसमें हमने बात किया था कि वो मार्केट कंडीशन भी हो सकती है या अदर कंडीशंस भी हो सकती है। उसमें से हमने बात क्या की थी, मार्केट प्राइस वाली बात की थी ना। उसका एग्जाम्पल देखा था, लिखा नहीं था, मैंने कहा था और भी एग्जाम्पल लिखवाएंगे उसके बाद देखेंगे। मार्केट प्राइस वाले में हमने बात किया था कि अगर देखो आपको बोला जाए कि हाँ इतने पीरियड के बाद आपको क्या मिल जाएगा, शेयर मिल जाएगा। अगर 3 साल का टाइम पीरियड है, 3 साल में अगर शेयर अचीव कर लेता है टारगेट मार्केट रेट, तो हम आपको शेयर दे देंगे, तो 3 साल ही वेस्टिंग पीरियड हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आपको बोला कि हाँ जब भी अचीव करेगा हम आपको शेयर दे देंगे, लेकिन अभी एस्टिमेटेड टाइम जैसे उसके एग्जाम्पल में था 4 साल है, तो हमने क्या करना था, 4 साल में बांट देना था। लेकिन अगर आपका मार्केट प्राइस पहले ही अचीव हो जाता है तो हम आपको इमीडिएटली शेयर दे देंगे। तो 3 साल में हो गया था अगर अचीव, जैसे उस एग्जाम्पल में हमने सारा खर्चा क्या कर दिया था, पहले और दूसरे साल में तो 4 साल मानते हुए किया, लेकिन तीसरे साल में फिर बचा हुआ सारा ही कर दिया। अच्छा, मान लो हमारा एस्टिमेटेड था 4 साल, लेकिन 4 साल में नहीं हुआ, 5 साल में हो रहा है, फिर इग्नोर, बाकी के एक्सपेंस आगे वालों को इग्नोर कर दो, 4 साल के अंदर अंदर ही आपका सारा खर्चा, हाँ जी, अब बुक कर लिया जाएगा। ओके, ये सब मैंने लिखवाया भी था। लॉन्गर पीरियड ले रहा है तो ओरिजिनल एक्सपेक्टेड पीरियड विल बी फॉलोड, जितना ओरिजिनल था स्टार्टिंग 4 साल वही आप फॉलो करेंगे। याद है, रिवाइज किया था, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टार मार्क लगा के लिखा था इफ परफॉर्मेंस कंडीशन इज रिलेटेड टू मार्केट प्राइस। अब अगेन स्टार मार्क लगा के लिखते हैं, इफ परफॉर्मेंस कंडीशन इज अदर देन मार्केट प्राइस। If performance condition is related to other than market price, मार्केट प्राइस के अलावा है, जैसे कि टारगेट ईपीएस, टारगेट पी रेशियो, टारगेट सेल्स, इसमें क्या होगा, फर्स्ट
क्या? जब टारगेट ईपीएस अचीव हो जाएगा तब हम आपको शेयर दे देंगे, ठीक है। बट आज से सोचना तो पड़ेगा। तो वो टारगेट ईपीएस कब अचीव होगा, क्या आइडिया? मान लो मैंने पहले साल में बोला कि पहले साल में अगर ईपीएस 12 रुपए आ जाता है तो हम आपको शेयर दे देंगे। मान लो वो नहीं हुआ तो दूसरे साल में ईपीएस 10 आ जाता है तो हम आपको शेयर दे देंगे। वो भी नहीं होता है तो तीसरे साल में 8 रुपए ईपीएस आ जाएगा, हमें तो शेयर देने हैं, चलो कम कम करते जाते हैं, 8 रुपए भी ईपीएस आ जाएगा तो हम आपको शेयर दे देंगे। खर्चा कब बुक करूं, कब आएगा? पहले साल में हो जाएगा टारगेट अचीव, या दूसरे साल में होगा, या तीसरे साल में होगा, कुछ पता नहीं है। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन आपको टाइम पीरियड भी दे कि एक्सपेक्टेड टाइम हमारे अकॉर्डिंग 2 साल है या 3 साल है, तब तो उस एस्टिमेटेड टाइम में ही आप वेस्टिंग पीरियड मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और नहीं दे रखा हो तो, एस्टिमेटेड टाइम भी नहीं दे रखा हो तो हम क्या मानेंगे? साल के एंड में गए, देखा ईपीएस टारगेट अचीव नहीं हुआ तो क्या मानेंगे? पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, अगले साल तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो उस टाइम हम क्या मानेंगे फिर? 2 सालों में हो जाएगा, मतलब 1 साल तो बीत ही गया, 1 साल और लगेगा, हो जाएगा। भाई कोई फेल हो जाता है तो क्या सोचता है? अगले अटेम्प्ट में पास हो ही जाएगा, वही सोच ना, सोचा अगले से अगले अटेम्प्ट में पास हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो जो हाँ भैया एक तो बीत गया अभी, अब अगले अटेम्प्ट में पास हो जाऊंगा तो +1। वेस्टिंग पीरियड कैसे कंसिडर किया जाएगा? +1 कंसिडर करते हुए। क्लियर है वाली चीज? ओके देखो, लिखो, when estimated vesting period is given, when estimated vesting period is given in question, अगर क्वेश्चन में दे रखा है एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड, हमको लगता है कि टारगेट ईपीएस इतने टाइम में अचीव हो जाएगा, देन अच्छा वो भी क्या होगा, हर साल के एंड में अलग एस्टिमेट देंगे। देन लेटेस्ट एस्टिमेट, अगर एक ही दे रखा हो तो ठीक है, एक ही स्टार्टिंग में बोल रखा हो कि हमको लग रहा है 3 साल में हो जाएगा तो 3 साल, और हर साल के एंड में हर बार अलग अलग एस्टिमेशन दे रखा हो तो फिर वो लेना पड़ेगा। देन लेटेस्ट एस्टिमेट ऑफ वेस्टिंग पीरियड is considered on reporting date, on reporting date, रिपोर्टिंग डेट मतलब बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट को लेटेस्ट एस्टिमेट देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वेस्टिंग पीरियड को कंसिडर किया जाएगा। और अगर एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड गिवन ना हो, क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसको कुछ लग ही नहीं रहा है, when estimated vesting period is not given, अगर नहीं दे रखा हो, then vesting period is पीरियड एक्सपायर्ड, जो टाइम बीत चुका है अब तक, +1, पीरियड एक्सपायर्ड +1। फिर 2 सालों से पास नहीं हो रहा तो भी लगेगा कि अगले 6 महीने में पास हो ही जाऊंगा, कोई थोड़ा ना देगा कि 2 साल में नहीं हो रहा तो 1 साल तो कम से कम और लगेगा, ठीक है। तो 2 प्लस हाँ 1, ठीक है, 2 अटेम्प्ट लग गए, एक और में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लिखो एग्जांपल्स। आर लिमिटेड grant
100 shares to 500 एम्प्लॉइज। आर लिमिटेड क्या कर रहा है, 500 एम्प्लॉइज को 100 शेयर ग्रांट कर रहा है। वेस्टिंग पीरियड दे रखा है, हाँ 3 years। फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट, ₹120। ईयर 1 पीछे किधर, अच्छा इधर, हाँ दिक्कत है ना, हाँ ₹120। आरएस भी पहले ही लगता था, हाँ हिंदी में रुपए जरूर बाद में लगता है। ₹850, ₹120 हम तो पहले लगाते थे। भैया आप किसी बुक को भी देख लो, हर बुक में आपको आरएस पहले दिखेगा अमाउंट से पहले। पुरानी बुक देखो कहीं पे जहाँ पे रुपीज नहीं हुआ करता था, भूल जाने वाले लोग बाद में लगा लेते हैं। देखो एम्प्लॉई 85%, 90%, ये क्या है, एस्टिमेटेड रिटेंशन। अगेन ये भी है एस्टिमेटेड रिटेंशन, और देन 460 एक्चुअल। लास्ट में तो क्या होगा, एक्चुअल डेटा ही होगा, ठीक है जी। कैलकुलेट एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एवरी ईयर, क्या आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे? क्या आपने ऐसा क्वेश्चन पहले कर रखा है? किया हुआ है, चलो बताओ, ये सर्विस कंडीशन है या परफॉर्मेंस कंडीशन है? ओके, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्विस कंडीशन। और सर्विस कंडीशन में वेस्टिंग पीरियड क्या रहता है, फिक्स। सर्विस कंडीशन में वेस्टिंग पीरियड क्या रहता है, पहले से फिक्स रहता है। आपको बस 3 साल रहना ही तो है, हमारा वेस्टिंग पीरियड 3 साल। 4 फैक्टर्स ही तो देखने होते हैं, एक तो एम्प्लॉइज का, तो एम्प्लॉइज पहले साल कितने हैं, 500 एम्प्लॉइज है टोटल, 500 का 85% पहले साल, एस्टिमेट यही होगा ना लेटेस्ट एस्टिमेट। दूसरे साल 500 का 90%, और तीसरे साल 460। दूसरा फैक्टर होता है क्या, नंबर ऑफ ऑप्शंस, तो 100 शेयर्स दिए हैं। तीसरा फैक्टर होता है फेयर वैल्यू, ₹120। और चौथा फैक्टर होता है वेस्टिंग पीरियड, वो आपको फिक्स है, हर साल ही 3 साल ही कंसिडर करना है। कर सकते हैं क्वेश्चन, करो। कैसे बनाओ, टेबल बना के करोगे या एवं टेबल से करोगे? चलो तुम टेबल से करो, मैं ऐसे करता हूँ, देखते हैं कौन पहले करता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। चलो ठीक है, मैं दोनों तरीके से करवाता हूँ, ठीक है ना। लास्ट फटाफट देखो, मैं दोनों तरीके से करवा देता हूँ, बाकी पहला एक ही बहुत है, बिना टेबल वाला भी ठीक है, बट कोई बात नहीं। चलो देखो, वैसे तो हो सकता है, टेबल मैंने करवा दिया ना एक बार, एक बार करवा दिया ना, बस बहुत है। हाँ टेबल उसी के अंदर डेटा डालने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिव कोई फॉलो कर लें, बेटर रहेगा। टेबल में क्या है, मल्टीप्लीकेशन कर करके वैल्यूज ही तो पुट की गई है, छोटा वाला ही फॉलो करो, छोड़ो टेबल। तुमने क्यों बोला, मुझे क्या पता, कंफ्यूज कर दिया मेरे को। देखो ईयर 1, अच्छा सुनो, हाँ समय, सुनो भी और देखो भी, देखो, इसलिए तो बार बार बोलता हूँ देखो। हाँ जी, पहले साल कितना, कितने एम्प्लॉइज बोलो सर, 500 एम्प्लॉइज कवर्ड हैं। 500 इंटू, पहले इंटू कर लो, इंटू 85%,
ये तो हो गए एम्प्लॉइज, पहला फैक्टर। इनटू हर को कितने शेयर, 100 शेयर्स हर एम्प्लॉय को, इनटू फेयर वैल्यू कितना, 120, इनटू क्या लग रहा है पहले साल के एंड में वेस्टिंग पीरियड कितना, सर हर साल में वेस्टिंग पीरियड 3 साल ही है। अब 3 समय से पहले कितना बीत गया, 1 साल बीत चुका है, तो अब तक कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए, 17 लाख। ओके, क्या जरूरत है टेबल लेवल की, ईयर 2 टेबल बनवा दिया मैंने कि कभी प्रेजेंटेशन वैसा दिखाई दे तो सोचना मत कि भाई क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद 90%, ओके, तो 500 एम्प्लॉइज, सेकेंड ईयर के एंड में मुझे लग रहा है कि 90% एम्प्लॉइज क्या कर लेंगे, ये शेयर्स ले लेंगे। तो लेटेस्ट एस्टिमेट था 500 इंटू 90%, 450, 100 शेयर, फेयर वैल्यू 120, इंटू अब तक कितना टाइम एक्सपायर हो चुका है, 2 years, 2/3, माइनस पिछले साल तक कितना खर्चा, 17 लाख रुपए। ओके, 36 लाख है इसका वैल्यू, और माइनस 17 लाख, 36 माइनस 17 कितना, 19 लाख। ओके, ईयर 3, ईयर 3 में तो एक्चुअल डेटा है ना, 460 एम्प्लॉइज इंटू 100 शेयर इंटू ₹120 इंटू 3/3 इंटू 3/3 माइनस अब तक कितना, 36 लाख। देखो आंसर कितना आ रहा है, 55,20,000। ओके, 55,20,000 में से 36 लाख हटा दो, 19,20,000। हो गया, सो सिंपल, बिल्कुल। ऑनलाइन वालों डन है, कोई दिक्कत है तो बोल दूं, मेरे ख्याल से बहुत आसान होगा, 4 फैक्टर्स को तो कंसिडर करना है बस। ओके, ऑनलाइन में डन, ठीक है ऋषिता, ओके हर्षिता, ओके आयुष, ओके ऋतिक, हाँ मोनिका, ठीक है, ओके मोहक। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, ए लिमिटेड एग्रीड टू A Limited agreed to provide 50 shares to each of 1,000 employees, to each of 1,000 employees if मार्केट प्राइस, अरे सर ये तो वही क्वेश्चन लिखवा रहे हो क्या, वही वाला जो सीए वाला था, नो, if market price reaches rupees 150 at the end of third year, at the end of third year, क्या
fair value of shares at grant date is equals to rupees 80. Estimated vesting year 1 900, ईयर 2 870 और ईयर 3 920. पता है ये क्या है? एम्प्लॉइज. हाँ, एम्प्लॉइज. कैलकुलेट एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड. बोलो सर, ये सर्विस कंडीशन है या परफॉर्मेंस कंडीशन? ये परफॉर्मेंस कंडीशन है. मार्केट प्राइस के बारे में बोला है कि मार्केट प्राइस कितना पहुंच जाए? 150. कब मिलेगा आपको? एट द एंड ऑफ 3rd ईयर शेयर का प्राइस पहुंच जाए तो आप हमसे शेयर आके ले जाना. कोई बिफोर आफ्टर वाला कुछ नहीं है कि इससे पहले आ जाना या उसके बाद तक ले के जाना. 3rd ईयर के एंड में अगर प्राइस हो तो ले जाना. तो वेस्टिंग पीरियड क्या रहेगा फिर? जो दिया रखा है, जो एस्टिमेट दे रखा है ग्रैंड डेट पर, वही होगा 3 साल. ओके, तो अगर 3 साल में खर्चा ये मार्केट प्राइस पहुंच जाएगा तो हम आपको शेयर दे देंगे, नहीं तो खर्चा वापस, ये जो रिजर्व में ट्रांसफर किया वापस क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे. ओके, तो देखो सॉल्यूशन नॉर्मल है क्वेश्चन. ये ईयर 1 फर्स्ट में क्या लग रहा है? कितने एम्प्लॉइज? 900 एम्प्लॉइज. कितने ऑप्शन? शेयर्स 50 शेयर्स. शेयर्स इनटू फेयर वैल्यू 80 रुपए इनटू 3 साल ही कंसिडर करना है तो 1/3 12 लाख रुपए. ओके, 870 एम्प्लॉइज दूसरे साल, 50 शेयर्स, फेयर वैल्यू 80 रुपए. अब तक 2 साल बीत गए, 2/3 माइनस 12 लाख रुपए, 23,20,000 माइनस 12 लाख, 11,20,000 ओनली. ओके, फिर उसके बाद तीसरा ईयर 3. ओके मोनिका, हर्षिता, ठीक है. ईयर 3 920 एम्प्लॉइज हैं. 920 एम्प्लॉइज हैं. हर एक को 50 शेयर्स. रेट कितना? 80 रुपए. और अब तक कितना खर्चा बुक? 3/3 माइनस प्रीवियस ईयर तक 23,20,000, 3680 माइनस 2320, 1360. ओके ओके मोनिका, हर्षिता, ऋषिता. आंखों में खून सवार है. नहीं, करेक्शन करो. अच्छा, ये बोला था क्या? ठीक है फिर. ओके. हाँ देखो, मिसाइल तान के रखती है ऐसे कि बस पेन से कभी भी फायर हो सकता है समय.
चलो, अरे सर कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में भी, परफॉर्मेंस कंडीशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी था, ये कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट कंडीशन था, ठीक है। मार्केट कंडीशन में भी क्या दे रखा था, आपको दे रखा था थर्ड ईयर तक रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा था कि पहले या बाद में। तो बस थर्ड ईयर में अपन क्या करेंगे, वेस्टिंग पीरियड कंसिडर करेंगे, 3 साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वो लिखवा रहा हूँ सीए वाला। एन एंटिटी इश्यूज an entity issues share based payment plan share based payment plan to its employees based on the below details। मतलब फाइनल में आने के बाद भी ऐसी हरकतें करते हैं बच्चे, बताओ। इंटर तक तो करे, समझ में आता है, 1 साल बाद सीएमए बनने वाले हैं, लेकिन ऐसी हरकतें जाएंगी नहीं। हाँ, an entity issues share based payment plan to its employees based on the below details। number of employee options, पता है ये लोग कुछ ऐसे भी होते हैं, क्लासेस रिकॉर्ड कर लो इनकी और फिर फ्री में बांट दो सब जगह, और क्या। तो इनके पास वैसे ही कोई नहीं जाएगा, तो पढ़ना होगा हमारे पास आ जाएगा। चलो, उनको नहीं पता कि मेरी पब्लिसिटी कर रही है। फ्री में जब भी बंटेगी क्लासेस, उसी बंदे की पब्लिसिटी होगी, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना चाहिए। खैर कोई ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑप्शन 100, फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट, क्या हो गया समय, नहीं मेरी को इच्छा होगी तो मैं तो आपको ऐसे दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास तो सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी और मेहनत कर रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को ऐसे ना से फील ना हो कि अरे अरे खाली हम लिखते जा रहे हैं। हाँ, जेलस फील करोगे। मार्केट कंडीशन क्या है, शेयर प्राइस टू रीच शेयर प्राइस टू रीच एट ₹30। सर्विस कंडीशन to remain in service until market condition is fulfilled। जब तक मार्केट कंडीशन पूरी नहीं हो जाए तब तक आप सर्विस में बने रहिए, जब पूरी हो जाए तो हमसे शेयर ले जाइए। फिर भी आपको क्या लगता है कितने टाइम में, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ मार्केट कंडीशन, चार साल, 4 years। लग रहा है कि 4 साल में शेयर का प्राइस 30 को टच कर जाएगा। कैलकुलेट
expenses to be recognized every year if a part market condition, if सिर्फ लिख देते हैं, चलो मार्केट कंडीशन लिख दिया, मार्केट कंडीशन, वरना ये लिख देते इफ शेयर प्राइस रीचेज, ठीक है ना, इफ मार्केट कंडीशन फुलफिल in 3 years, in year 3, और सेकेंड market condition fulfilled in year 5. तो मार्केट कंडीशन है जब चाहो तब आ जाना, जब तुम्हारी कंडीशंस पूरी हो जाए मार्केट कंडीशन, तब हमसे शेयर ले जाना। हमारा एक्सपेक्टेड टाइम 4 साल है, तो हमने स्टार्टिंग क्या सोच के किया होगा, 4 साल में खर्चा बुक कर लेंगे। अब अगर उससे पहले ही कंडीशन पूरी हो जाती है कोई बात नहीं, हम अर्ली एक्सपेंस बुकिंग कर लेंगे, और अगर उसके बाद होती है तो कोई बात नहीं, हम तो हमारा जो प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड है उसमें अपना खर्चा बुक कर लेंगे। तो ए पार्ट में तो क्या रहेगा, ईयर 1 टोटल कितना रहेगा सर, कितने एम्प्लॉइज, 100 एम्प्लॉइज हैं, और चेंज हो रहे हैं क्या एम्प्लॉइज, नहीं, ओके 100 एम्प्लॉइज, और सर एम्प्लॉइज नहीं है, एम्प्लॉय ऑप्शंस हैं, अच्छा तो एक ही एम्प्लॉय है या जितने भी एम्प्लॉइज अपने को तो एम्प्लॉय ऑप्शन दे रखे हैं डायरेक्टली, तो एम्प्लॉय इनटू ऑप्शन ऑलरेडी अपने को दे रखा है, तो 100 शेयर ऑप्शंस इनटू फेयर वैल्यू 25 इनटू क्या 1/4, हाँ जी कितना बताया 625, ओके ईयर 2 यहां पे कितना करोगे, यहां पे भी सेम, अच्छा एम्प्लॉय चेंज नहीं हो रहे ना, तो आप या तो देखो, या तो ऐसे करो कि 2/4 माइनस 625, तो कितना आता है एक बार चेक करो, कितना आया 625, और डायरेक्ट 1/4 करोगे तब भी क्या आ जाएगा 625, यही तो था, एसएलएम बेसिस पे तो बांटना था, अगर एम्प्लॉइज में चेंज ही नहीं हो रहा है तब तो क्या दिक्कत हो रहा है, तो डायरेक्ट ऐसे ही बांट दो 625 625, ओके ईयर 3 इस बार क्या होगा, इस बार हाँ 100 शेयर ऑप्शंस, क्योंकि कंडीशन इसी साल पूरी हो गई है, तो इंटू 25 इंटू सारा का सारा खर्चा करना है, तो इंटू इंटू क्या सारा खर्चा हो गया, लास्ट पहले साल 625, दूसरे साल फिर 625, बचा कितना 1250, और ईयर 4 में कितना बुक करोगे, नल, सारा खर्चा थर्ड ईयर में बुक कर लिया जाएगा। डन। बी, अगर 5 साल में पूरा हो रहा हो तो ईयर 1, हाँ जी 2500 इंटू 1/4, ईयर 2 में भी 625, ईयर 3 में भी 625,
ईयर 4 में भी 625, 5 साल में कंडीशन पूरी हुई तो 5th ईयर थोड़ा ना कुछ बुक करना है, नो। हर साल सेम, बिल्कुल, क्योंकि एम्प्लॉइज बदल नहीं रहे हैं, वेस्टिंग पीरियड बदल नहीं रहा है, तो हर बार इक्वल खर्चा बुक हो जाएगा। डन। ऐसा नहीं है कि 5 साल में होगा तो हम वेट करेंगे, अच्छा 4th ईयर के एंड में लग गया कि इस बार तो नहीं हुआ तो खर्चा फिर क्या कर लो, अगले साल हो जाएगा, आधा आधा बांट लो, नो। हम तो हमारे प्री डिसाइडेड पीरियड में ही क्या कर लेंगे, खर्चा, हाँ, बुक कर लेंगे। हाँ जी बोलिए। वो पहले से बताया जाएगा ना। हाँ, अगर आपको पहले से बोला जाएगा कि 3 साल बाद ही अगर आपको शेयर मिलने हैं, या 3 साल में पहले जब भी शेयर का प्राइस रीच हो जाएगा तब आपको शेयर दे दिए जाएंगे, वो पहले भी दिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि क्या आपके और एम्प्लॉय के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुआ है। ठीक है जी। ओके आयुष। ओके जी। एन एंटिटी। नेक्स्ट। हाँ बोलिए। कौन से को इसमें, बी वाले में क्या, तुम करके देखो कितना आता है। 0 आ जाएगा। किसमें? नहीं, ऐसे क्यों करेंगे, ऊपर वाला माइनस, नालायक। 1/4 की जगह क्या होगा, 2/4 नहीं होगा क्या, फिर ऊपर वाला माइनस कर। इसमें 3/4 नहीं होगा क्या, फिर अब तक का जितना हुआ है मतलब 625, 625 माइनस करो, और इस बार 4/4 सारा खर्चा बुक करना है, और अब तक का जितना रिकॉर्डेड है, 625 पहला साल, 625 दूसरा साल, क्यूमुलेटिव नहीं करते क्या हम? अच्छा, ओके, देखा, है कॉन्सेप्ट आसान, लेकिन कोई भी नया चीज है। ये लो जी, पैटर्न से हटके मैंने जानबूझ के लिखा, पैटर्न से हटके मैंने जानबूझ के लिखा, वरना ये तो रट जाता। अच्छा 1/4 है, फिर 2/4 माइनस दिस है। अब मैंने 1/4 क्यों किया, मैंने कहा कि भैया हर बार एम्प्लॉय जब सेम है, ठीक है ना, वेस्टिंग पीरियड भी आपका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सेम है, तो सारा खर्चा को एसएलएम बेसिस पे इक्वली क्या कर देना, बांट देना। हाँ, ये सबसे फर्स्ट, वो भूल जाते हैं, नो डाउट भूल जाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने जानबूझ के वापस लिखा यहाँ पे, ताकि वो दिमाग में वापस क्लिक हो। चलो, चाहता तो मैं सेट पैटर्न को यूज कर सकता था, रटना। ओके, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एंटिटी ग्रांट, एन एंटिटी ग्रांट, आज तो बोर नहीं हो रहे ना? हाँ, आज तो सर हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल बोर नहीं हो रहे। आप तो 2 घंटे पढ़ा दो। एन एंटिटी ग्रांट 10 shares each to its 1,000 employees on the condition as mentioned below. On the conditions as mentioned below. ओके, 10 शेयर दिए जाएंगे हर एक एम्प्लॉय को। कितने एम्प्लॉइज हैं, 1000। कंडीशन क्या है, टू रिमेन इन सर्विस, हमारे यहां बने रहिए,
एंड entities profit after tax shall reach to rupees 100 million. फुल सर्विस कंडीशन या परफॉर्मेंस कंडीशन? परफॉर्मेंस कंडीशन है। परफॉर्मेंस में सर्विस तो ऑलरेडी होता ही है, तो बोथ नहीं बोलना। परफॉर्मेंस में ऑलरेडी क्या है? सर्विस कंडीशन प्लस टारगेट परफॉर्मेंस। तो सर्विस में रहना है भैया, और आपका पीएटी क्या पहुंच जाना चाहिए? 100 मिलियन। ओके, तो ये परफॉर्मेंस कंडीशन में भी मार्केट कंडीशन हुई या अदर देन मार्केट हुई? अदर देन मार्केट प्राइस हो गया ना। अदर देन मार्केट प्राइस आज लिखवाया था। अदर देन मार्केट प्राइस में या तो एस्टिमेटेड गिवन होगा, हर साल के एंड में लेटेस्ट एस्टिमेट गिवन होगा, या साल में केवल एक बार दे दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर एस्टिमेट गिवन नहीं होगा तो पीरियड एक्सपायर्ड प्लस 1। ओके, इट इज एक्सपेक्टेड दैट PAT should reach, profit after tax should reach to 100 million by the end of थ्री ईयर्स। क्या आपको एस्टिमेशन मिल गया? यस, एक्सपेक्टेड क्या किया जा रहा है? 3 साल में हम इसको टारगेट को अचीव कर लेंगे, तो हमारा वेस्टिंग पीरियड भी क्या रहेगा फिर? 3 साल। ओके, फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट। फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट 100। ओके, employee expected for employee expected for vesting right। एम्प्लॉइज कितने एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं? बाय फर्स्ट ईयर is 97%, then it revises to 95% by second year, and finally to 93% by third year। तो कोई बात नहीं, इस बार लाइन में दे दिया। हर बार क्या होता था, ऐसा इजीली बना के देते थे कि ईयर में इतना 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 इतना। इस बार लाइन में लिख के दे दिया, बस उसको पढ़ के दिमाग में धीरे धीरे अब तो सेट होने लग जाएगा। ओके, कैलकुलेट एक्सपेंसेस फॉर नेक्स्ट 3 years। कैलकुलेट एक्सपेंसेस फॉर नेक्स्ट 3 years। कर पाएंगे क्या? बोलो। नॉन मार्केट कंडीशन होगी ना, है तो परफॉर्मेंस ही, बट क्या है परफॉर्मेंस में भी नॉन मार्केट कंडीशन।
मार्केट प्राइस वाली नहीं है। चलिए बताइए, ईयर 1 कितने एम्प्लॉइज? 97%। टोटल कितने हैं? 1000। तो 1000 इंटू 97% डायरेक्ट 970 लिख दूं भले ही, या लिखना चाहो तो 1000 इंटू 97% एम्प्लॉइज इंटू हर एक का ऑप्शन कितने हैं? 10 ऑप्शंस। ओके, ऑप्शन लिख दो, शेयर लिख दो, शेयर्स लिख दो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तो तब बोलते हैं ना जब एक्सरसाइज प्राइस आपसे चार्ज किया जा रहा है, पर यहाँ से तो आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा, बस बोला जा रहा है फेयर वैल्यू इतना है, बस कुछ बोला ही नहीं जा रहा। और तो 10 शेयर्स, उसके बाद इंटू रुपीस, फेयर वैल्यू 100। क्या लगता है कितना साल? क्या एस्टिमेटेड गिवन है? बिल्कुल 3 साल गिवन है, तो 1/3 कितना होगा? 3,23,333। बस बहुत है, 3,23,333। ईयर 2 कितने? 1000 में से इस बार लग रहा है 95% एम्प्लॉइज इंटू 10 ऑप्शंस इंटू 100 रुपए। मोनिका 2/3 टाइम पीरियड हो गया है, माइनस 3,23,333। कितना यार टोटल में? 6,33,333 माइनस 3,23,333, 3,10,000 दूसरे ईयर में खर्चा बुक किया जाएगा। अरे बजरंग, ये खर्चा बुक करने की एंट्री क्या होगी? एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर, हाँ एसबीपी रिजर्व, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, और ब्रैकेट में अदर इक्विटी अकाउंट। ओके ऋषिता, हाँ जी। नेक्स्ट ईयर 3, 1000 एम्प्लॉइज, परसेंटेज कितना? 93। ओके, इंटू 10 ऑप्शंस इंटू 100 रुपए इंटू सारा खर्चा 3/3 माइनस क्या करूं? 6,33,333। टोटल बुक हो जाना चाहिए अब तक 9,30,000, उसमें से 6,33,333 हम पिछली बार तक बुक कर चुके हैं, 2,96,000, 2,96,667। ओके ऋषिता, हर्षिता, आज का लास्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल लिखा सबने यहां तक तो? ओके, लास्ट। ए लिमिटेड ग्रांट 400 एम्प्लॉइज ए लिमिटेड ग्रांट टू 400 एम्प्लॉइज, क्या 80 शेयर्स each with grant date with grant date fair value, with grant date fair value rupees 55 based on following condition.
बेस्ड ऑन फॉलोइंग कंडीशंस। क्या? ईयर 1, 2 और 3 टारगेट ईपीएस, टारगेट ईपीएस 12 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर का 10 और थर्ड ईयर का 9। एक्चुअल ईपीएस ईयर 1 11। क्या पहले साल आपका टारगेट पूरा हो गया? नो। दूसरे साल 8.99। क्या दूसरे साल आपका टारगेट पूरा हो गया? नो। तीसरे साल 9.15। क्या तीसरे साल आपका टारगेट पूरा हो गया? हाँ। तो आओ और शेयर ले जाओ। तीसरे साल एम्प्लॉय टू वेस्ट क्या लगता है? कितने एम्प्लॉइज? ईयर 1 370, ईयर 2 345, ईयर 3 320। कैलकुलेट एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। कितना खर्चा बुक करें? क्या लग रहा है? मार्केट कंडीशन है या अदर देन मार्केट कंडीशन है? परफॉर्मेंस कंडीशन तो है, लेकिन मार्केट प्राइस बेस्ड है या अदर बेस्ड है? अदर फैक्टर है। उसमें दो बातें जानी थी। अगर एस्टिमेटेड टाइम पीरियड दे रखा हो कि टारगेट कब अचीव हो जाएगा, तब तो वही ले लो। और अगर एस्टिमेशन ना दे रखा हो, देन पीरियड एक्सपायर्ड प्लस 1। एस्टिमेशन नहीं दे रखा हो तो पीरियड एक्सपायर्ड प्लस 1। अभी मार्केट से हटके है, मार्केट कंडीशन नहीं है, बट परफॉर्मेंस कंडीशन तो है। इसके अंदर चेक करो एस्टिमेशन दे रखा है क्या, कितने टाइम में टारगेट मीट आउट हो जाएगा? नहीं दे रखा तो बस टारगेट के वेस्टिंग पीरियड क्या रहेगा? फिर पीरियड एक्सपायर्ड प्लस 1। हर बैलेंस शीट की डेट को क्या रहेगा? पीरियड एक्सपायर्ड प्लस 1। अच्छा जी, चलो बताओ फिर। सिंस estimated vesting period is not given, since estimated vesting period is not given, so 3 साल है ना, क्या कंसिडर करोगे वेस्टिंग पीरियड? पीरियड एक्सपायर्ड प्लस 1। ओके, लेटेस्ट एस्टिमेट क्या रहेगा? पीरियड एक्सपायर्ड प्लस 1। लेटेस्ट एस्टिमेट के अंदर देखा जाए तो वेस्टिंग पीरियड का पीरियड एक्सपायर्ड प्लस 1। तो बताओ पहले साल के एंड में क्या लग रहा है? अगले साल हो जाएगा? तो 2 साल में हमारा टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। इस साल तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं जी, अगले साल हमारा ईपीएस हम टारगेट अचीव कर लेंगे। तो 1 + 1 2। दूसरे साल में भी नहीं हुआ, फिर क्या लगा? कोई बात नहीं जी, तीसरे साल में तो हम अपना टारगेट अचीव कर ही लेंगे। तो यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड क्या लगेगा? 3 साल। तीसरे साल में तो हो ही गया था ना, तो अब क्या करोगे? 3 एक्चुअल। तीसरे साल में तो हो गया था, खत्म बात। तो इसमें थोड़ी ना पास होने के बाद एक अटेम्प्ट और, ठीक है, नहीं रहेगा। तुमको पता है काफी सालों तक सपने आते रहते हैं एग्जाम के। तुमको इंटर के ये नहीं आते अभी तक? हाँ, इंटर के नहीं आते फाइनल में भी, यहाँ मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, या कॉपी भूल गई, पेन भूल गया, हाँ रिवाइज नहीं हुआ, ये रिजल्ट आने वाला है, या मैं रह गया। हाँ, सो गया था क्या बीच में? इसमें मैंने
यहां पे लिखवाया था मोहक, ये तुम्हारे अटेम्प्ट नहीं लगे ना इसलिए तुमको नहीं पता, लेकिन तुमने एक एक ग्रुप करके दिया था, तुमको पता होना चाहिए कि हाँ कोई बात नहीं, एक ग्रुप दे दिया, अब दूसरा ग्रुप अगली बार में हो जाएगा, यही तो एस्टिमेट किया था ना तुमने भी, आया ना? फिर तुमको तो पहले आना चाहिए था। ये देखो, मार्केट कंडीशन ना हो और वेस्टिंग पीरियड क्वेश्चन में गिवन ना हो, एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड, तो वेस्टिंग पीरियड क्या रहेगा? पीरियड एक्सपायर्ड प्लस 1। तो एक साल जैसे ही बीता तो मेरे को क्या लगा, टारगेट ईपीएस कितना था मेरा? 12, और एक्चुअल ईपीएस कितना है? 11। टारगेट मीट आउट नहीं हुआ, तो मैं क्या सोचूंगा, कोई बात नहीं जी, अगले साल हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मेरा वेस्टिंग पीरियड में क्या कंसिडर करूंगा? 2 साल कंसिडर करूंगा। तो जितना भी मेरा एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है, सर मेरा एम्प्लॉय एक्सपेंस कितना है? मेरा जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है, देखना जरा फर्स्ट ईयर में कितने एम्प्लॉयज लग रहे हैं तुमको एंड में? 370 एम्प्लॉयज लग रहे हैं, ईयर 1 370 एम्प्लॉयज, लिखना नहीं एक बार, 370 एम्प्लॉयज इनटू ऑप्शन कितना? 80 शेयर्स दिए जा रहे हैं, ये लो जी 80 शेयर्स। फेयर वैल्यू कितनी? फेयर वैल्यू कितनी? 55 रुपए। तो मैं क्या सोचूंगा, मुझे लग रहा है कि 370 एम्प्लॉइज रहेंगे उस टाइम तक, फर्स्ट ईयर में क्या लग रहा है कि 370 एम्प्लॉइज रहेंगे और हर एक को 80 शेयर दिए जाएंगे, उस पर खर्चा कितना बैठ रहा है? 55 रुपए फेयर वैल्यू है। इस साल तो हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, कोई बात नहीं जी, अगले साल हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये जो खर्चा है वो कितने साल में बुक हो जाना चाहिए? 2 साल में बुक हो जाना चाहिए। तो इस बार हम वेस्टिंग पीरियड क्या सोच रहे हैं? 2 साल। ये खर्चा 2 साल में बुक हो जाना चाहिए। लो जी, पहले साल का वेस्टिंग पीरियड 2 साल, इसमें से पहला साल बीत गया है, तो पहले साल कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए? ईयर 1 1/2 कितना? 8,14,000। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। समझे मोहक? ओके। फिर दूसरे साल, ध्यान से ना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। दूसरे साल क्या लग रहा है, कितने एम्प्लॉइज? 345। ओके, तो मैंने लिखा 345 एम्प्लॉइज, 4 फैक्टर्स ही तो हैं। 345 एम्प्लॉइज, हर एक को 80 शेयर्स, और हर एक शेयर पे कॉस्ट 55 रुपए फेयर वैल्यू। अब क्या लग रहा है, क्या इस बार टारगेट मीट आउट हुआ? सर हमारा टारगेट था 10 का, ईयर 2 की ईपीएस है केवल 8.99, टारगेट मीट आउट नहीं हुआ। क्या लगता है अगले साल हो जाएगा? हाँ उम्मीद तो है। सर टारगेट ईपीएस दे रखा है हर साल का, तो अपन ये नहीं मानेंगे कि वेस्टिंग पीरियड 1 साल है, नहीं। वेस्टिंग पीरियड क्या, 1 साल तो बीत ही चुका है ना ऑलरेडी, तो 1 साल तो खत्म हो ही चुका है। अब वेस्टिंग पीरियड मतलब टोटल, जब हमारी ग्रैंड डेट है वहां से लेकर जिस दिन तुम ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकोगे वहां तक का पीरियड होता है वेस्टिंग पीरियड, बताया था, ग्रैंड डेट से लेकर वेस्टिंग डेट तक का। ओके ठीक है ऋतिक, क्या लगता है टारगेट मीट नहीं हुआ? नो। क्या लगता है अगले साल हो जाएगा? हाँ। तो लग रहा है कि यार ये खर्चा अपने को कितने साल में बुक करना चाहिए था? 3 सालों में बुक करना चाहिए था। 3 सालों में से अब तक कितना बीत चुका है? क्यूमुलेटिव कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए? 3 साल में होना है, लेकिन अब तक 2 साल बीत चुके हैं। हाँ जी, तो 2 सालों में कितना बुक हो जाना चाहिए, माइनस पिछले साल तक कितना बुक हो गया? 8,14,000, 10,12,000 माइनस 8,14,000 कितना? 1,98,000। ओके, और ईयर 3 पहुंच गए तीसरे साल में भी, और अब वाकई में खर्चा बुक हुआ कि नहीं हुआ, मतलब सारा टारगेट मीट आउट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। कितने एम्प्लॉइज थे इस दिन? एक्चुअल 320 एम्प्लॉइज,
हर एक को 80 शेयर देने हैं, फेयर वैल्यू 55 रुपए है ही, 3 साल पूरा बीत गया है, 3 में से 3 साल पूरे बीत गए हैं, ओके, और माइनस पिछली बार तक 10 लाख 12,000 खर्चा बुक कर लिया था, टोटल 14 लाख 8,000 माइनस 10 लाख 12,000, 3,96,000 डन। ओके, समझ में आया क्या बोलूं? ओके जी, तो इसीलिए होले होले चल रहे हैं, अभी अपन मॉड्यूल की तरफ गए भी नहीं है, क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। चलिए समझते चल रहे हैं हर एक कंडीशन को। वेस्टिंग पीरियड समझ लिया, उससे पहले एम्प्लॉइज समझ लिए थे, एम्प्लॉइज टू वेस्ट समझ लिया था, उससे पहले ये समझ लिया था कि वेस्टिंग पीरियड कैसे है, किसे उसको खर्चे को अपने को हर साल बुक करना होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड